नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी पार्टियां आम लोगों को खुश करने में जुटी हुई हैं, क्योंकि प्रदेश की 230 सीटों में से 40 से ज्यादा सीटों पर आदिवासियों की जनसंख्या अधिक है। यानी कि वहां सीटों पर आदिवासी जो होते हैं वो किंग मेकर की भूमिका में है। 45 से ज़्यादा सीटें जो कि आरक्षित हैं, और अगर हम बात करें ऐसी सीटों का जहां पर आदिवासी वोटर जिनका वर्चस्व है, उनकी संख्या 80 से ज़्यादा है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया। उन्होंने बताया कि पैसा एक्ट और हिंदी मीडियम में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमने कर दी है, ताकि आदिवासियों के जो बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। साथ ही उन्होंने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह का भी जिक्र किया। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इन दोनों नामों का जिक्र करते हुए सत्ता पक्ष पर हमला बोला और आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आज शहीद राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर दोनों राजनीतिक दलों ने आदिवासियों को साधने की पुरजोर कोशिश की। मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं और मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी सरकार को बनाते हैं और बिगाड़ते भी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 2 सालों में आदिवासियों के लिए जो घोषणाएं की उसे पूरा किया, और वहीं कमलनाथ लगातार आदिवासियों के बीच पहुंचकर बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी भाई बहन किस राजनीतिक पार्टी के साथ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेरी बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि जबलपुर में मदन महल पर जो जमीन है उस पर लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जाएगा। और 5 अक्टूबर 499 साल हो गए उनके जन्म, 500वां साल शुरू होगा। उस दिन भूमि पूजन किया जाएगा और एक विराट कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सारे मध्य प्रदेश को आमंत्रित करेंगे। उन्हें पूरी पढ़ाई शिक्षा अंग्रेजी में कर दी। अब अंग्रेजी तो हमारे बच्चे जानते नहीं, मातृभाषा हमारी अंग्रेजी है नहीं। अंग्रेज चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी थी, और ये अंग्रेजी लादना एक षड्यंत्र था, ये समझ लेना। ये षड्यंत्र था कांग्रेस का कि गरीब अनु भाई महापौर से तो मैंने नाम ले लिया। ये कांग्रेस का षड्यंत्र था, अंग्रेजी लाद दो तो गरीब आदिवासी के बेटा बेटी आगे ही नहीं आएंगे। पढ़ाई अंग्रेजी में करो। मेरे बहनों और भाइयों, एक बड़ा फैसला हमने किया है कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब मध्य प्रदेश में हिंदी में की जाएगी, हिंदी में, ताकि हिंदी पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन सके। और इसलिए ऐतिहासिक फैसला किया है, आप भी सुन लेना। पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है कि मैंने तय किया इस साल इंप्लीमेंट होगा कि हम सरकारी स्कूलों के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में रिजर्वेशन देंगे। 5% सीटें उनके लिए रिजर्व रहेगी, बाकी केवल सरकारी बच्चों स्कूल के बच्चों का एडमिशन होगा। ये मैं प्रश्न पूछता हूं, सबसे पहले अगर किसी का प्रदेश में हक है तो हमारे आदिवासी भाइयों का हक है, और इस हक की लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। आज पूरे देश में आदिवासियों पर अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1। ये नहीं कह, ये आज केंद्र सरकार के आगे है। हमारा निमावत हो, हमारा नीमच हो, खरगोन हो, सिवनी हो, सिरोही हो, सीधी हो, ये तो अत्याचार सामने आ गए।
कितना सारा ऐसा अत्याचार हो रहा है मध्य प्रदेश में जो बड़े बड़े अखबारों में नहीं आता। मैं तो कहता हूं आप लोग अपना मांग पत्र बनाइए, मांग पत्र नहीं, डिमांड पत्र, डिमांड पत्र। आपको हाथ जोड़ के नहीं मांगना पड़ेगा, आपको छाती ठोक के डिमांड करिए, ये आपको करना है। और जबलपुर वासियों की राम राम स्वीकार करें। किस पार्टी के दावे में कितना दम है, तो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह भदौरिया जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और गुलरेज शेख जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में चर्चा में। चर्चा की शुरुआत गुलरेज जी आपसे। आप लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजी लाद दी, आप ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी का महिमांडन कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन ये कब ज्ञात मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी को? क्या ये 2020 के बाद ज्ञात हुआ, या मतलब ये थोड़ा सा मैं जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि एक अहम विषय है। 14 तारीख को ही हमने हिंदी दिवस भी मनाया, और आज मुख्यमंत्री आदिवासियों की बात कर रहे थे, और ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत को कांग्रेस ने यथावत रखा ताकि गरीब पिछड़ों का भला ना हो। और ये बात तो अंग्रेज भी मानते थे कि नेहरू आखिरी अंग्रेज थे हिंदुस्तान में, और वो आखिरी अंग्रेज के हाथ में ही सत्ता दी गई, और इसी हिसाब से वो अंग्रेज ने जो काम करना था वो काम किया। चाहे वो कोर्स का बनाना हो, चाहे यूजीसी का जिस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे जो पढ़ाई करवानी हो, वो उसका जो सबसे बड़ा कुठाराघात था वो दलित पर था, वो आदिवासी पे था, और वो उन सब लोगों पर था जो सबसे पिछड़े हुए थे भारत में। क्योंकि आर्थिक स्थिति पर और सामाजिक स्थिति पर आप देखिए कि उन लोगों के लिए अंग्रेजी सबसे दूर होती है जो पिछले पायदान पर होते हैं। तो उनके बच्चे जो थे वो बिल्कुल योजनाबद्ध रूप से शिक्षा से दूर रखे गए, विकास से दूर रखे गए, शालाओं से दूर रखे गए, कॉलेजों से दूर रखे गए। और मैं तो अपनी आंखों से देखता था भाई साहब। मैं कर्नाटक में पढ़ा, क्योंकि माननीय दिग्विजय सिंह जी का जब कालखंड था तब मैंने 12वीं पास की, और मेडिकल डेंटल की पढ़ाई करनी थी। केवल सब दोनों मिला के 6 कॉलेज हुआ करते थे। जब कर्नाटक में गया मैं, तो कई बोर्डों के बच्चे आते थे, कई राज्यों के बच्चे आते थे, अंग्रेजी की डिक्शनरी लेकर रात रात भर बैठे रहते थे, तब जाके उनको कुछ पल्ले पड़ता था। 2 साल तो उनका पढ़ाई से ज्यादा अंग्रेजी में वेस्ट होता था। तो वो सब चीजें हमने परिवर्तित की, और इसकी जो रूपरेखा है, अगर आप फाइल अपनी उठाकर देखेंगे स्टूडियो में, तो आप पाएंगे कि 2 साल पहले ही हमने इसके ऊपर बात की थी, और अब वो स्ट्रक्चर जो कोर्स का बनाना होता है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब कोर्स की लॉन्चिंग होने वाली है, ताकि हमारे बच्चे अपनी मातृभाषा में, चाहे मेडिकल हो, एक छोटा सा सवाल गुलरेज जी रहेगा। अच्छी बात है, मैं हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा तो मैं ही नहीं, बहुत लोग प्रसन्नचित रहेंगे, आप समझिए। लेकिन गुलरेज जी छोटा सा सवाल कि कॉर्पोरेट की भाषा इस समय अंग्रेजी इतना बढ़ गई है, आपको हिंदी आती है अच्छी बात है, लेकिन डुअल लैंग्वेज का इतना तेज प्रचलन है, और राजधानी भोपाल हो या फिर देश के बड़े बड़े शहर, तमाम जगह पर आपको 2 भाषा अगर आती है तो आपके प्राइवेट जॉब में बढ़ने के चांसेस कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। और मैं कोई रटी रटाई बात नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है। तो इससे हम लोग कैसे पार पाएंगे? सरकार ने ठीक है, अच्छी बात है, हिंदी माध्यम के छात्रों को आगे कर दिया, आप कह रहे हैं अंग्रेजियत लाद दी गई, लेकिन एक हमें पूरा इकोसिस्टम रेडी करना पड़ेगा। बिल्कुल इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, और आप सही कह रहे हैं कि डुअल भाषा जब होती है तो लोग ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अंग्रेजी को नौकरानी नहीं बनाना चाहते, लेकिन हाँ, हिंदी को महारानी जरूर बनाना चाहते हैं। जी फिर सुन लीजिए, हम हिंदी को महारानी बनाना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी को कोई नौकरानी नहीं बनाना चाहते। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, जितना अच्छा आपने बयान दिया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि उतनी ही अच्छी सरकार की मंशा भी हो, ताकि वाकई में हिंदी माध्यम के छात्रों का भला हो। ठीक है अजीत जी, आप लोग तो कह रहे हैं साहब कि आदिवासियों पर अत्याचार बहुत बड़ा है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 50% से ज्यादा के आंकड़े को पार कर लिया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की तमाम संपदा पर पहला अधिकार आदिवासी भाइयों का है। ये तो कहने वाली बात हो गई, लेकिन क्यों आपको और आपकी पार्टी को ऐसा लगता है कि आदिवासी
प्रदेश में जहां पर एक बड़ी भूमिका में आदिवासी हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक पहलू को लेकर भी उन पर ज्यादा अत्याचार हुआ। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं जी, ये ना तो आदरणीय कमलनाथ जी कह रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी कह रही है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं, उसकी एक संस्था एनसीआरबी, उसके आंकड़े कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे देश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। पहली चीज। दूसरी बात, आपको अभी सीधे सीधे प्रत्यक्ष उदाहरण नहीं मिला क्या कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासी युवक के साथ क्या कर रहे हैं? ये कहने वाली बात नहीं है, उसको दोहराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ इससे मध्य प्रदेश का सर झुकता है बल्कि एक एक व्यक्ति शर्मसार होता है जो मध्य प्रदेश का निवासी है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के कुकृत्यों के कारण। एक घटनाक्रम घटित होता है, उसके 7 या 8 दिन बाद दूसरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा नरवर में घटनाक्रम घटित हो जाता है शिवपुरी के, वो भी आदिवासी के साथ होता है। 10 दिन उसको नहीं हुए होते हैं, फिर दूसरा घटनाक्रम फिर मालवा में घटित हो जाता है। ये क्या है? ये आदिवासी भाई बहनों पे अत्याचार नहीं है क्या? तभी तो 2013 में आदिवासी भाई बहन, अनुसूचित जनजाति के भाई बहन भाजपा के बहकावे में आ गए थे, उनको समझ में आ गई। 2018 में उन्होंने इनको तिलांजलि दी, आप देखेंगे। और यहां तक इस प्रदेश और देश के अनुसूचित जनजाति भाई बहनों का सवाल है, तो मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि कितनी बड़ी बात है। आप देखिएगा कि इस प्रदेश में सत्ता हस्तांतरण, नोटों के सहारे सत्ता के हस्तांतरण में अच्छे अच्छे महाराजा और राजा बिक गए, अच्छे महाराजा और राजा बिक गए, परंतु हमारा एक भी आदिवासी भाई जो विधायक है वो टस से मस नहीं हुआ। उसने कांग्रेस पार्टी की नीति पे काम करता रहा। अभी तो इस ओर से भी बहुत लोग जा रहे हैं, इस ओर से बीजेपी से बहुत लोग जा रहे हैं आपकी पार्टी में, तो वो तो आया राम गया राम चल रहा है। वैसे तो देखिए, आया राम गया राम तो जो लोग गुलरेज जी आपके पास, जो कांग्रेस छोड़ के गए थे भारतीय जनता पार्टी में, उनको समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है। अब वो दूसरे लोग जो आए हैं, उनको ये चीजें एहसास हो गई, वो वापस घर वापसी करने लगे। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया उनका। हाँ, असली चेहरा सामने आ गया, मोह भंग नहीं हुआ जी। देखिए, आज की तारीख में चुनाव है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश का कोई भी निवासी या कोई भी व्यक्ति जी जाके शिवराज सिंह जी से ये कह दे कि साहब मुझे आपकी कुर्सी चाहिए, शिवराज सिंह जी कहेंगे अच्छा लीजिए मेरी कुर्सी, आइए बैठिए मेरी कुर्सी पे। ये स्थिति है। ये मौका परस्त लोग हैं, ये मौके को देखते हैं। अच्छा। ये वचन में बंधने वाले लोग नहीं है। आज शिवराज सिंह जी 18 साल से मुख्यमंत्री है, उनको लाडली बहना की याद नहीं आई क्या? उनको लाडली बहना की याद नहीं आई क्या? आज आके वो आदरणीय कमलनाथ जी जब कहते हैं अपनी बहनों की रक्षा के लिए, अपने बहनों के नारी के सम्मान की बात करते हैं, तो शिवराज सिंह जी को याद आने लगता। ठीक है सर, ठीक है। मैं एक बार फिर से चर्चा में हम लौटते हैं अजीत जी। अब गुलरेज जी, कांग्रेस का ये कहना है कि चाहे वो जनजाति सम्मेलन हो, गौरव दिवस हो या फिर तमाम ऐसी चीजें जिसमें आदिवासी भाइयों को भोपाल बुलाकर उनका सम्मान किया गया हो, कांग्रेस कहती है साहब ये तो सिर्फ इवेंट की राजनीति है। अगर उनको वाकई में कुछ देना है तो उनको उनका हक दीजिए, इज्जत के साथ रहने दीजिए, और कानून व्यवस्था का एक जो पूरा चक्र होना चाहिए वो ऐसा हो जिसमें आदिवासी भाइयों पर अत्याचार ना हो। तो ये 3-4 प्रमुख चीजें हैं जो कांग्रेस ने सवाल के तौर पर पूछा है आपकी सरकार से। देखिए, कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र ने जो मैंने बात की उस पर तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन उन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन उसका भी जवाब दूंगा क्योंकि सत्ता से ही सवाल होना चाहिए। मैं सत्ता में बैठा हूँ। अगर ये कहते हैं कि हमने आदिवासियों के लिए जो कुछ भी किया वो इवेंट मैनेजमेंट है, तो मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, इंदौर से अलीराजपुर जाने में कितने घंटे लगा करते थे आपके कालखंड में? 12 से 14 घंटे। आज नहीं लगते हैं। आप उस समय जाने की स्थिति में नहीं रहते थे क्योंकि लूटपाट का माहौल बन जाता था, क्योंकि वहां पर रोजगार नहीं
था। WHO का आंकड़ा कहता है कि माननीय दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में 2003 तक जो आदिवासी महिलाएं थी उनका संस्थागत प्रसव का दर केवल और केवल 17% हुआ करता था। तो आज 96% हमने करके दिखाया है। चाहे शालाएं खोलने की बात हो, चाहे उन क्षेत्रों में कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे 100% विद्युतीकरण करने का काम हो, चाहे उनको पक्के घर देने का काम हो। यदि इसको इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं भाई साहब, तो बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती रही है और करती रहेगी। और जहां तक बात है ना, एक भी आदिवासी क्या, एक भी प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपराध होता है तो शिवराज जी की सरकार बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है। चाहे मामा का बुलडोजर निकलना हो, चाहे वो जिसने पेशाब की थी उसके ऊपर रासुका लगाकर जूते मार के जेल में डालने का काम हो, ये हमने किया है। फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो जो कांड भी हुआ था ना भाई साहब, वो 2019 में हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? उस समय मुख्यमंत्री करप्टनाथ था। अच्छा, देखिए, एक तो शब्दों का इनसे कहो चयन सही करें, पहली बात। एक कोई सब्जी मंडी में नहीं बैठे हैं ये, इनको समझाओ। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मंडी में बैठने वाला नहीं, मैं सुनो मेरी बात, मैं बकवास नहीं, मंडी में बैठा हूं, शब्दों का चयन सही करो। सब्जी बेचने वाला भाई जो है, नहीं, ऐसे आप लोग प्लीज आप लोग भी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, ऐसी बातचीत ये मेरे साथ बैठे हैं, इस तरीके के शब्दों का उपयोग नहीं करें, ठीक है ना? जिन लोगों के साथ बैठ के करते होंगे उनका इस्तेमाल नहीं करता। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। अजीत जी, आपको कौन से शब्द गुलरेज जी के खराब लगे? नहीं, ये इस तरीके के शब्दों का नाम मैं उपयोग नहीं, थोड़ा सा ध्यान लेते। आप ये बताओ, एक अच्छी चर्चा चल रही थी, आप दोनों लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे थे। नहीं, मेरा एक स्तर है, मैं ऐसे स्तरहीन लोगों के साथ चर्चा नहीं करना चाहूंगा अगर इस तरीके के शब्दों को उपयोग। नहीं, बताइए ना कौन से उनके शब्द आपको खराब लगे? करप्टनाथ क्या शब्द है, बताइए आप मुझे। भाई सोशल मीडिया क्या शब्द है, लोग बोलते हैं, बताइए आप मेरे। ठीक है, एक मिनट गुलरेज जी, अजीत जी को अपनी बात रखने दीजिए। एक मिनट गुलरेज जी को सबराज सिंह कहूं, भ्रष्टराज कहूं, चोरनाथ कहूं, चोरराज कहूं, फिर चलिए ठीक है। अजीत जी, आप अपनी बात रखिए। सुनिए मेरी बात। गुलरेज जी सुन लेते हैं, उनको भी अपनी बात रखने का हक है। वो भी एज ए पैनलिस्ट बैठे। प्लीज हम लोग चर्चा में थोड़ा संयम बना के रखें। सुने हम एक दूसरे को सुने। मेरी बात सुनिए, पहले शब्दों का चयन सही होना चाहिए। अगर मेरे साथ बैठे हैं तो जिनके साथ बैठ के ऐसे घटिया शब्दों का उपयोग करते हो वो इन्हें मुबारक। मैं अपने सुनना कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ ही तो बैठते होंगे ना, वो ऐसा नहीं है। सबके साथ अच्छे से बर्ताव रखना चाहिए, सबके साथ। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, सबके साथ अच्छे ही शब्द रखने चाहिए। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं। बहुत बोल लिया उस बारे में। प्लीज अब आप मुद्दे की बात कीजिए अजीत जी। ठीक है गुलरेज जी, प्लीज चर्चा का बहुत समय निकल जाता है। प्लीज मतलब मुझे आपके शब्दों को सुन के ऐसा लग रहा है कि आप ही ऐसे शब्दों को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है कि कांग्रेस प्रवक्ताओं के साथ ही तो बैठते होंगे। या इस तरीके के शब्द आपको बोलना चाहिए कि आपको खुद आप डिबेट कंडक्ट कर रहे हैं, आपको संयमित डिबेट नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मेरे साथ ना करें। मैंने ये कहा कि किसी के साथ भी ना करें, चाहे वो जिसके साथ भी बैठे। मैं कम से कम अपनी जानता हूँ। चलिए ठीक है अजीत जी, बहुत समय बहस का ऐसे निकल जाएगा। आप सिर्फ वो बात कीजिए जो आज हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के साथ अत्याचार। भारतीय जनता पार्टी से आपने सवाल पूछा था कि साहब अत्याचार हो रहे हैं, उन्होंने 6 से 7 योजनाएं गिना दी। उन्होंने ये कहा कि जहां पर आपकी सरकार के समय में गाड़ी से पैदल से पहुंचना मुनासिब नहीं था, अब गाड़ी स्टार्ट कीजिए, इंदौर से अलीराजपुर चले जाइए, आराम से चले जाएंगे। ऐसे उन्होंने अपनी जवाब दे दिए। ठीक है, वो जो अंत में उन्होंने शब्द बोला वो आपको खटका, लेकिन अब आप उनकी बात का जवाब दीजिए। डेवलपमेंट की बात बीजेपी कर रही है, आदिवासियों के लिए डेवलपमेंट किया है बीजेपी ने। अब देखिए, डेवलपमेंट ये किया है कि पैसा अभी कानून के तहत भर्तियां की, आदिवासी युवाओं के साथ छलावा हुआ कि नहीं हुआ, उनके साथ भ्रष्टाचार हुआ। जो योग्य पढ़े लिखे आदिवासी युवक थे उनको नियुक्तियां ना देकर आरएसएस भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, प्रचारक थे, उनको नियुक्तियां दी गई। ये आदिवासी युवाओं के साथ भेदभाव है कि नहीं, आप मेरे को बताइए।
पहली बात। दूसरी बात, आप दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की बात करते हैं 20 साल पहले की। 2023 में आप क्या करते थे? 5वीं क्लास में पढ़ते थे ना। आज पूरे कोर्स कंप्लीट करके आज परिपक्व युवा बन गए हैं, प्रौढ़ अवस्था में आ गए हैं, तो तब कहेंगे साहब मैं तो 5वीं क्लास में पढ़ता था पहली बार। 10 साल मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार थी आदरणीय, उनकी योजनाएं थी जो नेशनल हाईवे इतनी द्रुतगामी गति से बनाए गए। बाकी शिवराज सिंह जी ने इस मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी संरक्षित कंपनी दिलीप बिल्डकॉन, जिसपे सिर्फ 3 डंपर हुआ करते थे जब शिवराज सिंह जी ने मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली। आज स्थिति ये है कि डंपरों की तो गिनती नहीं है, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों की भी गिनती नहीं है दिलीप बिल्डकॉन के पास। ये स्थिति हो चुकी है। कहां से पैसा आया? जनता की सड़कें बना के, जो जनता के पैसे की सड़कें बनाई थी, वो सड़क एक छोर पे डलती है, दूसरे छोर पे उखड़ती चली जाती है। ये स्थिति शिवराज सिंह की, दिलीप बिल्डकॉन की है। ये भ्रष्टाचार है। आज ही देखिए, श्योपुर कलेक्टर ने, जो आदिवासी जिला है, श्योपुर कलेक्टर ने भ्रष्टाचार उजागर किया। अभी तक कांग्रेस पार्टी कहती थी कि 50% भ्रष्टाचार, परंतु मैं कहता हूं कि ये तो 100% भ्रष्टाचार। चलिए सर, चर्चा का समय हमारे पास समाप्त हो गया है। अजीत जी, गुलरेज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। चर्चा हो रही थी आदिवासियों को लेकर। मध्य प्रदेश में आदिवासी इस बार किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, ये दोनों ही चीजों पर फोकस बना रहेगा। फिलहाल अगर 2018 के आंकड़े देखें तो वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं थे, कांग्रेस के लिए अच्छे थे। 2013 के आंकड़े क्या वापस 2023 में बीजेपी रिपीट कर पाएगी, यह देखना अहम होगा। क्योंकि आदिवासियों के अगर हम सीट्स की बात करें जहां पर उनका वर्चस्व है वो 80 से ज्यादा है, तो किसे सपोर्ट करेंगे ये आने वाले समय में नजर आएगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।